हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम ओजोन गैस क्या है, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है और साथ ही साथ इसके डिप्लीशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि आज आपका 18 मार्च है, आज हमारा शब बारात भी है और साथ ही साथ बच्चे और लोग जो है होली को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर मेरी तरफ से आप लोगों को होली और शब बारात की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। तो आज हम अपने टॉपिक में जो जिन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ओजोन गैस के बारे में कि एक्चुअली ओजोन गैस क्या गैस है क्या। तो ये आसान सा है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, स्टार्ट करना पड़ेगा बस। कहाँ से? एंशियंट अर्थ से। देखो, एंशियंट अर्थ का मतलब है हमारा अर्थ पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता था और उसमें से एक रीज़न ये था कि जो सनलाइट थी या जो सोलर रेडिएशन था वो अर्थ पे डायरेक्ट पड़ रहा था। इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता था। साथ ही साथ जो वहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती थी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसको आप O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑक्सीजन ब्रेक होके आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज हो जाती थी और ये हाईली रिएक्टिव होती थी। तुरंत किसी दूसरे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये O3 में चेंज हो जाती थी। दिस इज हाउ ओजोन गैस फॉर्म। अब आपकी बन गई, ये जो O3 बन गया, ये आपका क्या है? एक ओजोन गैस है। अब इस गैस का जो वेट होता था वो कम होता था, ये धीरे 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 ऊपर जाके इनका डिपोजिशन होने लगा, जिससे ये एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ओजोन गैस क्या है? O3, ये एक ओजोन गैस है जो हाई पॉइजनस और टॉक्सिक होती है। और ये हालांकि हमारा जो एटमॉस्फेयर को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। देखो, एटमॉस्फेयर को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आपने पुरानी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में डिवाइड करते हैं। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये जो गैस का जो एनवलप है, हमारे अर्थ सरफेस के एक लंबी दूरी तक गैसेस पाई जा रही अर्थ के चारों तरफ, जिसने घेर के रखा हुआ है। तो उन जो गैस की जो लंबी चौड़ी जो चादर दिख रही है, उसको हम एक्चुअली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितनी लेयर में डिवाइड करते हैं? 5 लेयर में डिवाइड करते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। लास्ट लेयर है वो है आपकी एक्सोस्फियर। तो ये जो 5 लेयर है, ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है जो उसने कवर करके रखा हुआ है किसको? अर्थ को। अब होता क्या है ना, जो सबसे ऊपर जो लेयर पाई जा रही है, सॉरी, जो सतह के सबसे करीब वाली लेयर पाई जा रही है, वो लेयर जहां पे वो सारी गैसें पाई जा रही है जिनको हम इनहेल कर सकते हैं और जहां पे लाइफ पॉसिबल है, वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। बाकी कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर है, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड सबसे जो दूर पाई जाती है सतह से, अर्थ सरफेस से, वो होती है आपकी एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, एंड स्ट्रेटोस्फियर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस का डिपोजिशन होता है। जो ओजोन गैस बन रही है एटॉमिक ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, जो ओजोन गैस बनी हुई है, वो आके इसी लेयर में आके अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और एक मोटी सी चादर की तरह से उसने बना लिया। आज नहीं बनाया, एक बहुत हमारे लाइफ के एग्जिस्ट करने से पहले उसने बना लिया। अब जब ये गैसें जो थी O3 जैसी गैसें जब बन गई और जहां के जाके वहां पे एक मोटी सी लेयर उसने बना दी, तो इसने क्या फंक्शन किया कि इसने सबसे पहले, जैसे ये सन है आपका और ये आपका अर्थ है और बीच में एक मोटी सी लेयर बन गई किसकी? ओजोन। तो ओजोन गैस की एक मोटी सी लेयर। अब इसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है सन का, ये जो सन का जो रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है, वो डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्टली पहुंचेगा या फिर बीच में से इसको काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। किस कौन और इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? ऑफ कोर्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेगी
और जो ओजोन गैसें हैं वो इनको जो मोटी सी लेयर पाई जा रही है वो उसमें से ज्यादातर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगी, कम रेडिएशन पहुंचेगा। जब यूवी रेडिएशन आपका अर्थ पे कम पहुंचेगा तो इससे क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है। देयर एक्चुअली देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिससे हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम कम होती है। अगर डायरेक्ट रेडिएशन अगर अर्थ पे आने लगे तो उससे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, स्पेशली जिसके बारे में हम जीन या फिर हम डीएनए जिसको कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आने लगेंगे और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपको 99% आपके कैंसर बनाते हैं और उन चेंजेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन से कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो स्किन कैंसर बहुत ज्यादा फैल जाएगा। स्किन कैंसर हो गया, कैटरैक्ट हो गया जिसको हम मोतियाबिंद नाम से जानते हैं, ये बीमारी जो आईज की प्रॉब्लम होती है लोगों में उसको लेके, तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसका फंक्शन है। और अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है उसको समझते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने क्या किया कि एक गैस है जिसका नाम है CFCs गैस, CFCs, इसका फुल फॉर्म है कार्बन। इस गैस को पहले एक्चुअली ये गैस रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, उनमें इनका यूज किया जाता है और चीजों को ठंडा करने के लिए उनका यूज किया जाता है। पहले ये यूज नहीं होता था, लगभग 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ और इतना ज्यादा इसका वो यूज होना शुरू हो गया कि और कि जो ओजोन लेयर है ना डायरेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसका रीजन ये, जैसे हम बात करें इसमें आपका क्लोरीन गैस पाई जाती है, क्लोरीन एंड कार्बन। तो इसमें से जो क्लोरीन है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन के लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल को वो वापस ब्रेक करके O2 प्लस O में ब्रेक कर देगा और ये जो O है तुरंत किसी दूसरे O के साथ रिएक्शन करके फिर से किस में चेंज हो जाएगा, O2 में चेंज हो जाएगा। तो वापस इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज कर दे रहा है। तो ये फंक्शन किसका है, ये काम कौन कर रहा है, इस तरीके का काम कौन कर रहा है, CFCs कर रहा है, सॉरी CFCs कर रहा है। तो CFC के इस फंक्शन की वजह से, इस जिस तरीके से एक्ट कर रहा है उसकी वजह से क्या हुआ कि ओजोन लेयर जो थी वो ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हो रही है और उसके डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है आपका वो CFCs है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे CFCs को लेके। और आप ओजोन उससे क्या हो सकता है, जैसे यूवी रेडिएशन अगर डायरेक्ट अर्थ पे आने लगे तो उससे क्या हो सकता है और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका ब्रेक डाउन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़िए। ओके, तो इनके कंट्रोल को लेके, मतलब क्योंकि CFC का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज हर कोई एयर कंडीशनर यूज कर रहा है, हर कोई आपके रेफ्रिजरेटर को यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। 1980 में जब फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ओजोन की जो लेयर थी काफी हद तक उसमें डिप्लीशन हो गया था। ओजोन की लेयर में एक काफी ज्यादा डिप्लीशन हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे एक ओजोन होल देखने को मिला। मतलब जहां पे बहुत ज्यादा थिन जो सरफेस हो जाए, लेयर थिन हो जाए अगर उसकी, तो उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और जहां पे वो थिन हुआ था, जिस एरिया में थिन हुआ था, वहां पे काफी ज्यादा स्किन कैंसर के केसेस देखे जा रहे थे, जिसके बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक्चुअली ये क्यों है, कैसे हुआ। तो 1980s में सबसे पहले लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया और तुरंत इस पे लोगों ने काम करना शुरू किया और 1987 में इस पे सारी कंट्री, वहां के लोगों ने मिलके, वहां के जो काम करने वाले लोग थे इन्वायरमेंट को लेके, जो सेंसिटिव एरिया से, वहां पे उनका काम हुआ और उन्होंने जो बनाया वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
प्रोग्राम था। तो उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया उसके और वो क्या चाहते थे कि तुरंत किसका प्रोडक्शन रुके, जो सीएफसी है उसके प्रोडक्शन पे रोक लगे और ऑलमोस्ट 2000 तक, लगभग सन 2000 तक 50% इनका प्रोडक्शन पे कम से कम रोक लगा दी जाए, इनका जो प्रोडक्शन है उनको रिड्यूस किया जाए, सॉरी। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए, ये इनकी प्लानिंग थी और इस पे काम हो रहा है। और साथ ही साथ आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस प्लानिंग कर सकते हैं। और बेवजह एयर कंडीशन जो ऑन करके छोड़ देते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर ऑन करके काफ़ी टाइम तक उसका यूज़ नहीं होता तो भी चल रहा होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप करके आप ओजोन लेयर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो सॉरी, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और टिश्यू कल्चर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इंशाल्लाह उसको आज कल में मैं उसको भी बना के आपके लेक्चर को कंक्लूड कर दूंगा। सारी जो क्लास 10th का, इस साल जो क्लास 10th का है जो उस पर आपको काम करना है, तो उसमें ज़्यादा है नहीं, जितना भी बता दिया गया। ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर बचे हुए, उस पर भी काम करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन के लेक्चर बना के आपको डालूंगा, जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड में किस तरीके से आप एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे और कैसे ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे, उस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।